हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 2, बहुपद। ठीक है स्टूडेंट, इस पर एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके हालांकि छोटी क्लास में आप कर चुके हैं क्लास 9th में, लेकिन फिर भी वो सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको एक बार रिवीजन के तौर पे मैं इनसे फिर से करा रहा हूँ, जिनको आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट भी करना है और साथ ही साथ आपने उनको याद भी करना है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं, हमारे डिस्कशन होगी। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बीजी व्यंजक। देखो, बीजी व्यंजक क्या होता है? चर और अचर राशियों के संयोजन से, चर और अचर राशियों के संयोजन से बनता है बीजी व्यंजक। चर राशियाँ कौन सी होती हैं स्टूडेंट? चर राशियाँ वे राशियाँ जिनका मान प्रश्न के अनुसार बदलते रहता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जिन राशियों का मान प्रश्न के अनुसार बदलते रहता है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या हैं? चर राशियाँ। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कक्षा 9 में भी आपने किया है, 8 में भी किया है। कभी कभी एक्स का मान 5 आ जाता है, किसी प्रश्न में एक्स का मान 10 आ जाता है, किसी में एक्स का मान 2 आता है। आप देखते होंगे इस तरीके से एक्स और वाई, ये एक्स वाई जेड चाहे कोई भी वैल्यू हो, अलग अलग आते रहते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है? ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ऐसी राशियों को कहा जाता है चर राशियाँ। ठीक है, दूसरे होते हैं स्टूडेंट अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनका मान प्रश्न के अनुसार नहीं बदलता, यानी कि जिनके मान पर प्रश्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे संख्या है, जैसे 5 है। अब देखिए, 5 को हम अगर पूरे कहीं पर भी हम 5 का यूज़ करें तो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगी। 5 के बजाय उसको 6 नहीं कहेंगे कहीं पे। तो 5 होगा तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? 5 ही कहेंगे। 4 होगा तो 4 ही कहेंगे, 10 होगा तो 10 ही कहेंगे, 20 होगा तो 20 ही कहेंगे। तो ऐसी राशियों को कहा जाता है स्टूडेंट अचर राशियाँ। ठीक है, तो इनको कहा जाता है अचर राशियाँ। तो इन चर और अचर राशियों के संयोजन से क्या बनता है स्टूडेंट? इनसे बनता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। तो देखो यहाँ पर बीजीय व्यंजक बना के दिखाए गए हैं बहुत सारे उदाहरण, इनको आपने नोट करना है। जैसे 2x³ माइनस 4x² प्लस 10 दिया गया है, पहला वाला ये है। ऐसी दूसरा है, ऐसी तीसरा है, कुछ भी हो सकता है। 3x क्या है? बीजीय व्यंजक है। 4x क्या है? बीजीय व्यंजक है। x² प्लस 2 क्या है? बीजीय व्यंजक है। x² माइनस 2 क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस तरीके से बीजीय व्यंजक समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक चर्चा करते हैं बहुपद। अब बहुपद क्या होता है स्टूडेंट? बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि की घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होती है। यानी कि अगर चर राशि की घात पॉजिटिव हो तो इसका मतलब वो बीजीय व्यंजक है, जैसे बहुपद है। जैसे x²। अब x² क्या है? बीजीय व्यंजक भी है और इसको हम बहुपद भी कहते हैं स्टूडेंट, इसको बहुपद भी कहेंगे। ठीक है, और अगर x की घात -2 हो जाए तब क्या होगा? तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसकी घात ऋणात्मक आ गई ना, तो बहुपद नहीं होगा, लेकिन इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक जो है हर कोई इक्वेशन हो सकती है, लेकिन बहुपद हर कोई इक्वेशन नहीं हो सकती। उसके लिए आपके हमेशा पॉजिटिव घात होनी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप हमारा जो है, इसी का सेकंड पार्ट जो है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या आपने पढ़ा है कि सारी, जैसे आपका प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, और उसके अलावा आपकी कौन सी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और इसके अलावा अन्य जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बहुपद है। बहुपद के आपके इक्वेशन दे रखी है, इनको आप नोट कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और इसको जो है आप लोग फिर नोट कर लेना। ठीक है, ये इतना आपने नोट करना है यहाँ तक। ओके, ये आपने यहाँ तक नोट करना है। ठीक हो गया, यहाँ से ऊपर को पूरा नोट करना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर तो इस प्रकार प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, जबकि प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। क्यों? इसका उदाहरण मैंने आपको बताया। अगर इसकी घात, जैसे x की घात -2 हो गई तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, बहुपद नहीं कहेंगे इसको। क्यों नहीं कहेंगे भाई? ऋणात्मक घात आ गई, और x की घात +2 है तो ये बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। समझ गए ना आप? तो इसको तो हमने बीजीय व्यंजक कहा x की घात -2 को, ये बहुपद नहीं है। लेकिन नीचे वाले क्या, x की घात +2 क्या है? ये बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। समझ गए? तो बीजीय व्यंजक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? बहुपद होने के लिए उसकी
एक्स की घात हमेशा, या चर राशि जिसको एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसकी घात हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब बहुपद के जो आपके प्रकार हैं इनको नोट करोगे आप सीधे। इसके बाद यहाँ से नीचे को, ये वाले हिस्से को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से नीचे को आपने करना है, यहाँ से आपने अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद आपने सीधे सीधे इसको करना है। देखिए रुकिए, कहाँ से आपने यहाँ तक तो ये करना है, यहाँ से ऊपर को सारा करना है, यहाँ से नीचे इसको छोड़ देना है इतने हिस्से को, ठीक है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी सीखने की। और इसके बाद बहुपद के प्रकार आ जाएंगे। तो बहुपद के प्रकार में एक पदी, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी कहलाता है। द्विपद कौन सा होता है, जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, द्विपद कहलाता है। त्रिपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, त्रिपदी कहलाता है। ये क्लास 10th के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। इसके उदाहरण से नोट कर लोगे। एक पदी क्या होता है, जिसमें खाली जैसे x है तो एक पद है, अगर x + 2 कर दिया तो दो पद हो गए, ठीक है। अगर तीसरा आपने त्रिपद कैसे हो जाएगा भाई, त्रिपद का उदाहरण जैसे x² + x + 1, तो ये क्या है आपका त्रिपदी हो गया। भाई आपके पास जहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है ना, पद चेंज हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है नहीं। ये मैं आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से करा चुका था, क्लास 9th में बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि क्लास 9th में तो इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, फर्स्ट वाला चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर रिवीजन फिर से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद भी आपने नोट करना है। किसी बहुपद में सभी पद के गुणांक शून्य हो तो उसको शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या होता है, 0x² + 0x + 0, है ना। तो चर राशि के गुणांक जो हैं, पदों के गुणांक क्या है, शून्य है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इसको शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आप इस वीडियो को पॉज करके आप सुन सकते हैं बार बार कि क्या चीज़ में कही जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब हमें करना है बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद की घात आपने नोट करना है, और ये आपने नोट करना ही है, उदाहरण भी लिखने ही हैं। रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद क्या है कि जिस बहुपद में x की घात केवल एक होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। चाहे पद कितने भी हो जाए, जैसे x + 2 है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कितने पद हैं, दो पद हैं, लेकिन इसमें x की घात कितनी है स्टूडेंट, केवल एक है ना। तो इट मीन्स इसकी घात कुछ नहीं दे रखी है, आपने x + 2 आपने क्वेश्चन में लिखा है, तो x की घात कुछ नहीं दे रखी, तो एक होती है। जिसकी घात कुछ नहीं दे रहती एक होती है, तो x की घात 1 + 2 हो गया, तो इसको हम क्या कह देंगे स्टूडेंट, रैखिक बहुपद कह देंगे, या एक घाती कह देंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे दूसरे प्रकार का हमारे क्या हो सकता है, द्विघात। अब द्विघात बहुपद किसको कहेंगे हम, देखिए द्विघात का मतलब क्या हुआ, जिसमें x की घात 2 है, ये। अब इसमें पद कितने हो गए स्टूडेंट, x² + x + 1 मैंने लिखा, x में कितने पद हो गए, इसमें 3 पद हो गए। देखो पद नहीं पूछा गया यहाँ पे क्या गया है, द्विघात होना चाहिए। तो द्विघात का मतलब जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। देखो x ये भी आया था, x ये भी x है, लेकिन इसमें x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अधिकतम घात 2 है ना। ऐसी त्रिघात बहुपद क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए x³ + x² + x + 1। अगर मैं इसी उदाहरण को एग्जाम्पल, सरलतम लेना चाहिए उदाहरण हमेशा। तो x की घात 3 है ना अधिकतम, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1, और यहाँ कुछ भी x नहीं है। तो देखिए x की घात 3 सबसे ज़्यादा है, तो इसका नाम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद। समझ गए होंगे आप। उसके अलावा आपने यहाँ से नीचे को कुछ नहीं करना है, ये वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है। ये बहुपद के शून्य निकालना हम सीधे न्यूमेरिकल में सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारी चर्चा रहेगी स्टूडेंट इस पर, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है, आपको सबसे पहले द्विघात बहुपद लेना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c कहलाता है भाई, ax² + bx + c, ठीक है, द्विघात बहुपद है। अब इसके शून्यक हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा और बीटा है स्टूडेंट, ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योग, इसको आपने याद कर लेना है। शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। गुणांक को होता है जो x² के आगे से है। जैसे हम इसको, मैं इसको लिख रहा हूँ ax² + bx + c लिखा जैसे मैंने ना। तो इसमें x² का गुणांक क्या हुआ भाई, x² के आगे जो है उसी का तो गुणांक कहलाएगा। यहाँ x के आगे क्या है स्टूडेंट, b है, तो इसका मतलब x का गुणांक कितना हो गया, b हो गया। और c क्या है, अचर राशि, क्योंकि इसमें x है ही नहीं,
भाई चर राशि जब जिसके साथ नहीं है तो उसमें क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। यहाँ सी क्या है, अचर राशि, तो इसमें गुणांक नहीं। आपको इस गुणांक को समझना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स का। तो शून्यकों के योग के लिए ये फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इस फॉर्मूले को भी याद करोगे। तीसरा, अगर आपके पास त्रिघात बहुपद है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद ये दिया गया है, इसको भी आपने पूरा नोट करना है। तो इसके शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन आप शून्यक ले सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अगर इन तीनों का योग ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि बी बटे ए ही होएगा, माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका शून्यकों का एक योग, ये भी योग ही कहलाता है, इसको सी अपॉन ए कहते हैं। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट करना है आपने। दूसरा ये वाला पूरा नोट करना है, ठीक है, इसको भी पूरा नोट करना है आपने। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको पूरा करना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपने तीसरा स्क्रीनशॉट लेना है किसका, ये वाले का, ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है, ये करना ही पूरा करना है। इसमें जो चीज़ मैंने बताई है, यहाँ से नीचे वाला हिस्सा आपने हटा देना है बस, और यहाँ से ऊपर का सारा नोट कर लेना है, ठीक है। तीसरा ये हो गया आपका, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। और चौथा आपका जो छोड़ना है अपने, चौथा आपने जो यहाँ पर करना है, यहाँ पर ये आपका था, ये आपने करना है, ये तो पूरा ही करना है शून्य बहुपद। और इसमें आपने बहुपद की घात, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, बस इतना करना है, ठीक है। और यहाँ से नीचे को आपने नहीं करना है। ओके, तो सब समझ में आ गया होगा आपको कितना नोट करना है फेयर कॉपी में, और क्या आपने याद करना है। देखो ये सब याद करने वाली बातें हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। याद क्या करना है, वैसे समझना है। अगर आप समझने में रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज याद भी कर लीजिए, क्योंकि है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप अपने फेयर कॉपी में इसको नोट कीजिए और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। याद करने हैं, ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे की क्लासों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ 10th में तो है ही इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, 10th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही ये चीज़ें, ठीक है नहीं। तो इसको आप अपने दोस्तों को सभी को शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी वीडियो को देख रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है नहीं। और अपना कमेंट भी दीजिएगा नीचे से कि सर ये क्लास हमें अच्छी लगी, या इसमें हमें और समझाने की आवश्यकता है, या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको उचित लगे, जो आपको लगे वैसा आपने कमेंट देना है। और इसी के साथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब कर रहे होंगे अच्छी तैयारी, क्योंकि घर में बैठ के आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपके पास सारा मटेरियल पहुंच रहा है, तो आपको भी अपनी ओर से एफर्ट करना चाहिए। आपके पेरेंट्स को भी आपके प्रति जागरूक होना चाहिए और आपको पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करना चाहिए। तो इसी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।